लाइट, लाइट के आगे डैश करके लिखा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे ही मैं इसको देखती हूँ, चैप्टर का नाम मेरे दिमाग में क्या घूमता है मैं आपको बताती हूँ। तो हम क्लास 8th और 9th में कुछ चीज़ें पढ़ के आए हैं। एक बात है रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करना मतलब होता है टकरा करके लौट जाना, ठीक। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्ट करना, या रिफ्रैक्शन मतलब है ना किसी चीज़ के अंदर चले जाना, ठीक। टकरा कर लौट जाना नहीं, टकराना और हाँ उसके अंदर चले जाना। तो ये दो बातें हमारे दिमाग में तुरंत चमकनी चाहिए। फिर सेंटेंस कह रहा है वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जब मैं इसको देखती हूँ कि ये वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है, तो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स से मेरे दिमाग में क्या आता है कि लाइट से रिलेटेड हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं लाइट के पर्सपेक्टिव से। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ये हमने 6th 7th में पढ़ना शुरू किया था लाइट के चैप्टर्स में। तो जब लाइट का चैप्टर आता है तो मैं पीछे रिवाइज करके देखती हूँ मैंने क्या क्या पढ़े हैं। सो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स, तो किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब हाँ, तो इसका मतलब है लाइट अंदर चली जाती है पूरी पूरी, ठीक। फिर कह रहे हैं ट्रांसलूसेंट। इसका मतलब क्या है, अगर ट्रांसलूसेंट है तो यहाँ पर जो लाइट है वो कुछ चली गई और कुछ वापस लौट है, इसलिए धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक। और उसके बाद कह रहे हैं ओपेक है। ओपेक है मतलब कि उसके आर पार हमें नहीं दिखाई पड़ रहा, मतलब लाइट जो है अंदर नहीं जा रही, आर पार नहीं हो रही, क्लियर। तो व्हेन दे आर सेइंग वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, दैट्स व्हाट दे मीन। However, we are unable to see anything in a dark room, है ना। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम लोग अंधेरे में हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, ठीक। तो अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। तो अभी तक जिस साइंस एक तो ये है कि हायर साइंसेस अवेलेबल है, इससे ज़्यादा अच्छी साइंस, लेकिन फ़िलहाल आपको बेसिक जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वही हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हमको अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो आँख से नहीं दिखता है, उसके अलावा भी कुछ होता है। आँख है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कब दिखाई पड़ता है, जब इसके ऊपर क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है। तो कुछ लाइट को वो अब्जॉर्ब कर लेता है ना, और कुछ लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जिस उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो हमारी कहाँ पर पड़ जाती है, आँख पे पड़ती है, ठीक है। या फिर जो अब्जॉर्ब कर लिया, अब्जॉर्ब के बाद भी धीरे धीरे एमिशन कर रहा होगा, उसकी वजह से भी लाइट पे, आँख पे लाइट पड़ती है ना, आँख पे टकराती है बेसिकली रेज, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ रहा है आपको। अभी इसमें अभी तो कुछ लिखना नहीं है सच, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस पर लाइट पड़नी ज़रूरी है। अभी आपको ये साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस अभी इससे आगे पहुंच गया है। साइंस कहता है कि किसी भी जो हायर साइंसेज है ना वो कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऑन लाइटिंग अप द रूम, जब हम एक रूम में प्रकाशित मतलब लाइट जला देते हैं, थिंग्स बिकम विजिबल, तो सभी चीज़ें हमको स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, तो किसकी वजह से चीज़ें विजिबल हो गई, लाइट की वजह से, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, है ना, जब सुबह में सनलाइट की वजह से हमको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, एक कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर देता है, जो लाइट इसके ऊपर पड़ती है उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब टकरा करके वापस भेज देता है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज, ये मैंने पहले बता दिया है ना, जब यही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आँख के ऊपर पड़ती है तब क्या होता है, इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, ठीक। इससे क्या होता है, हमें चीज़ें दिखाई पड़ने लग जाती हैं। ह्यूमन आई का हमने डायग्राम भी देख लिया है ना, कैसे अंदर की प्रोसेसिंग होती है, ठीक। फिर कह रहे हैं वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम,
हम लोग जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसके थ्रू माने आर पार चीज़ें देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट, क्योंकि लाइट, ये भी मैंने पहले बताया, लाइट जो है आर पार हो जाती है, इसलिए हमको उसके अंदर की चीज़ दिखाई पड़ती है। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विथ लाइट, है ना। तो लाइट से रिलेटेड कितनी चीज़ें हम लोगों को आगे जाके पढ़नी अथवा समझनी है। और लाइट जो है ना, ये प्रकृति का एक चमत्कार है, ठीक है। विज्ञान जो है प्रकृति के चमत्कारों का अध्ययन है। तो लाइट के कारण है ना, जो लाइट की क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। लाइट के कुछ गुण धर्म है, कुछ नियमों से वो चलती है, ठीक। उसके प्रॉपर्टीज़ अथवा लॉ के अध्ययन करने से जो हमारे पास नेचर के जो वंडरफुल फिनोमिना है ना, चमत्कारिक घटनाएं, जो बड़ी खूबसूरत घटनाएं हैं, वो हमको समझ में आ जाती हैं। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, है ना। तो मिरर्स होते हैं, उसमें कैसे हमको इमेज दिखाई पड़ती है अपनी। दूसरी बात करें बाय एंड द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, क्यों स्टार्स चमकते रहते हैं, ठीक है, उस पे लाइट आती है। हाँ, और उसके बाद वो धीरे धीरे बाद में भी एमिट करते रहते हैं, दैट्स करेक्ट, ठीक है। द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ अ रेनबो, रेनबो में 7 रंग कैसे हो जाते हैं, ये आगे जाके पढ़ेंगे। क्या है मैम, वो जो सन जो होता है वो एयर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसके थ्रू जो लाइट आती है सन की, उसकी वजह से वो कलर चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, है ना। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्स हो जाना, अलग अलग बंट जाना। तो कितने अलग अलग रंगों में बंट जाती हैं? 7 रंगों में, विब ग्योर के फॉर्म में बंट जाती हैं, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। बेंडिंग ऑफ लाइट, जो लाइट की रे होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो क्या हो जाती है? वो थोड़ा झुक जाती है, इसी का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन, है ना। तो ये सब फिनोमिना किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब किसके प्रॉपर्टीज हैं, किन लॉज के अंतर्गत आते हैं? तो लाइट के, ठीक है। अ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर देम। जो लाइट की स्टडी है ना, उस पूरी जो साइंस है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। लाइट से रिलेटेड स्टडी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। 11th-12th में ये सब अच्छे से डिटेल में आता है। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना, देख लिया ऑप्टिकल फिनोमिना मतलब लाइट से रिलेटेड फिनोमिना। फिनोमिना माने घटनाएं। By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight lines. तो हम जब अगर रेगुलर हम देखें तो हमें समझ में आता है, जो भी सामान्य घटनाओं को ऑब्जर्व करके बता रहे हैं, एकदम सही साइंस नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं पहले से ही, तो हमें समझ में आता है कि लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। देखो यहाँ पे इसकी परछाई दिख रही है, दिख रही है पक्का। तो देखो इसकी परछाई कुछ ऐसी करके दिख रही है ना। तो अब ये ऐसी तो नहीं दिख रही है ना। इसका मतलब जो लाइट की रे जो इसमें पड़ रही है ना, तो वो कैसे, किस तरीके से चल रही होगी? स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी या कर्व्ड लाइंस में चल रही है? हाँ, इसीलिए लाइट की रे होती है, लाइट कर्व्ड लाइंस नहीं होती। तो ये पहली प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हो गई, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अभी मैं आपसे कहूँगी कि लिखना है हमें, है ना। तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सो बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना, ये वर्ड बार बार आपके दिमाग में डाल रही हूँ ताकि आप इनको लिख पाएँ, ठीक है। अच्छी लैंग्वेज लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस, वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स. The fact that a small source of light casts a sharp shadow मतलब लाइन स्ट्रेट थी, है ना, that is called sharp shadow, है ना, of an opaque object. ये ऑब्जेक्ट कैसा था? ओपेक था। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो अलग शायद दिखता भी नहीं, है ना, उसके ऊपर छाया ना पड़ती। Of an opaque object points to this straight line path of light, usually indicated as a ray of light. समझ में आ गया? ठीक। अब आपने नोटिस किया ऊपर जब उन्होंने ऑब्जेक्ट लिखा था बीच में यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑलरेडी आने लग गया। So that is how you read with a meaning in your mind. ठीक। अब हम ये वाला जो ऑरेंज में है ना, इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। I don't think it's
थोड़ा सा इसको मैं समझाऊंगी ना तो मैं बहुत डिटेल में ले जाके समझाऊंगी इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द टाइमिंग, ठीक। चैप्टर खत्म होने के बाद आप रीड करिएगा। मगर इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमने दोनों पहले सोचे अपने दिमाग में, ठीक है, यूजिंग द स्ट्रेट लाइट प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम ये जो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या मन में पहले से अवधारणा हमने रखी है कि जो लाइट है वो किस तरीके से चल रही है, ऐसे चल रही है क्या? हाँ, स्ट्रेट लाइन चल रही है, ठीक है। अभी इसकी बात ऐसा क्यों कर रहे हैं, संभल संभल के क्यों कदम रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आगे जाके जो ऑरेंज में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ बता रहे हैं ये कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब देखने के तो उनको समझ में अच्छा ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, ठीक है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स फिर चीज़ें एक्सप्लेनेशन में जाती हैं जो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं अभी जो हम चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम ये अपने मन में बना के रख रहे हैं कि ये सारी लाइट कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन में, ओके, ठीक। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस we shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and refraction of light and their propagation in real life situation। अब ये हम किस प्रकार के मिरर्स होने वाले हैं? स्फेरिकल माने स्फीयर में से काटा हुआ, जैसे ये अपने पास एक पूरा गोला हो, है ना, और उसमें से एक हिस्सा हमने काट लिया, ठीक, इस तरीके से काट लिया। तो इस प्रकार से जो मिरर बनेगा, मिरर में एक चमकने वाली सरफेस होगी, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे, है ना, और एक साइड होगा जिसमें वो हमने रेड कलर से पूरा पोत रखा होगा ताकि लाइट बाहर ना निकल पाए, ठीक। तो इस प्रकार के मिरर, है ना, जो कि किसी स्फेयर में से काटे गए हैं, है ना, ऐसे टाइप के मिरर्स को क्या बोल रहे हैं? स्फेरिकल मिरर्स, ठीक। जब 8th में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कहाँ पर समझा था? तो प्लेन मिरर में समझा था। अब क्या पढ़ने वाले? स्फेरिकल मिरर्स। स्फेयर माने गोला, बॉल जैसा, ठीक, उसमें से हमने काटा है, ओके, है ना। एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन, और रियल लाइफ में, जिंदगी में कहाँ कहाँ पर हमें इस्तेमाल में आते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए, आई होप इट इज़ क्लियर। नोट्स बनाइए जो आपको समझ में आया। टेक योर 1 minute and write down whatever you have understood so far। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक, स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं जो ये आपको पढ़ाने वाली हूँ, बस इसमें डायग्राम पहले समझा देती हूँ। तो हम लोगों ने कुछ एक डायग्राम बनाए थे, जैसे कि एक वर्ड आता है, अभी आपके इसमें चैप्टर में आ गया स्कीमैटिक डायग्राम। अब ये क्या चीज़ होती है? स्कीमैटिक डायग्राम मतलब अगर हम किसी चीज़ का चित्र बनाएं तो भाई वो फिर तो आर्ट हो जाएगी, राइट। लेकिन साइंस में हम लोग वो नहीं बनाते हैं, पूरा वो नहीं बनाते हैं फिगर, या फिर अपना फिगर भी ज्योमेट्रिकल हो गया, क्या कहना चाहिए, वी डोंट डू द आर्ट वर्क, ठीक है, आर्ट नहीं बनानी है। क्या बना रहे हैं? स्कीमैटिक डायग्राम। स्कीमैटिक डायग्राम मतलब जैसे मुझे अगर चेयर बनानी तो मैंने ऐसे करके कुछ बना दिया, ऐसा, ये, ठीक, इसको बोलते हैं, इस तरीके के डायग्राम बनाने को केवल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? स्कीमैटिक डायग्राम्स, ठीक। अब देखो, जैसे हम लोगों को इसमें डायग्राम्स क्योंकि बनाने पड़ेंगे, तो जैसे हमको बताना है कि एक मिरर है, ठीक है, एक मिरर है, तो ये मिरर ऐसे करके रखा है ना, लेटा हुआ ऐसे रखा है, ठीक। तो ये मिरर कैसा है? हाँ, ये जो लाइन ये कर रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे पॉलिश है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इन सब चीज़ों के ना मीनिंग रहते हैं, ठीक। तो ये एक लाइन ऐसे बना दी और फिर ऐसे ऐसे कर दिया, इसका मतलब दिस इज अ मिरर, है ना, जिसमें अच्छे से ये पॉलिश करी हुई है, ठीक। ये क्या कर रहा है? ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस तरीके के डायग्राम बनाने को बोलते हैं स्कीमैटिक डायग्राम्स बनाना, ठीक है। अब पढ़ते हैं और मज़ा आएगी आपको। चलिए पढ़िए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस दिखाई पड़ी, सच एज अ मिरर, है ना। अब ये मिरर के अलावा भी कुछ हो सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड सरफेस किस चीज़ की हो सकती है? तो जैसे किसी मेटल की हो सकती है ना, जैसे एल्युमिनियम की फॉइल होती है, वो भी बड़ी पॉलिश्ड चमकदार होती है, ऐसा। रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, ये ज़्यादातर लाइट को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब जो टकरा के आई उसको वापस इसने भेज दिया। फॉलिंग ऑन इट, है ना,
जितनी लाइट आ रही है इसके ऊपर उसको ज़्यादातर को टकरा करके वापस भेज देती है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये आपको लिखने होंगे, तो देखिए समझिए क्या अपने पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसमें समझेंगे। ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड मिरर, है ना। कैसा मिरर, पॉलिश्ड मिरर, ठीक। अब ये जो है मिरर हमने बनाया है, स्कीमेटिक डायग्राम है, इस पे हमने क्या खींचा, 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन खींच दी। क्या खींची, 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन खींच दी। इसको बोलते हैं नॉर्मल, है ना। ये कल मैं हर्षिता को पढ़ा दी, कल परसों, टेंजेंट एंड नॉर्मल, याद है आपको, ठीक। तो किसी भी पॉइंट को छूती हुई रेखा को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और उस टेंजेंट पे 90 डिग्री का बना दे तो क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल, है ना। मैथ्स में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ज्योमेट्री में, है ना। फिजिक्स में क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब किसी का आना, घटना, ठीक है। इंसिडेंस, इन माने अंदर या आना, याद रखिएगा, ठीक। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माने टकरा करके लौट जाना। तो मान लो, है ना, ये एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस। अभी नापते कैसे हैं, तो नॉर्मल से इसके बीच का एंगल नापते हैं, है ना। मतलब इसको बेस लाइन मान लेंगे और इस एंगल को नाप लेंगे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो ये अल्फा है, तो कह रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन, है ना, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। जिस एंगल पर रे आई उसी एंगल पर वापस लौट जाएगी। तो इट इज सेइंग अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक। समझ में आ गया पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मैं सिर्फ इतना ही याद रखती हूँ, बाकी भाषा हम बना लेते हैं, ठीक। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, द इंसिडेंट रे, है ना, आने वाली रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे मतलब एक ही इसी तरीके के प्लेन में पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो 90 डिग्री है ये ऐसे है, ऐसा नहीं है ना। ये और ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही, समझ में आ गया ना, ये हमने सीखा है, ठीक। सो दो लॉ हो गए, क्या, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री आर इन द सेम प्लेन, ठीक। आई, आर एंड नॉर्मल, दे आर इन सेम प्लेन, दे आर ऑन द सेम प्लेन, क्लियर, ठीक। ये भी आपको लिखने होंगे, इसको मैं मिटा नहीं रही हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए डायग्राम बनाने में, इसको दिमाग में रखिएगा। और अगर आ जाए रिफ्लेक्शन के बारे में लिखने के लिए तो ये लिख जरूर आइएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिना पूछे। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces. ये जो law of reflection है, कौन से, कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये किसी भी प्रकार के रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो और चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, अभी इसके आगे बात करेंगे। तो कह रहे हैं ये सब, है ना, these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical surfaces, है ना। अब चाहे ये स्फेरिकल हो, चाहे ओवल हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, किसी भी प्रकार के सरफेस हो, सब पे लागू होंगे, ठीक है। यू आर फेमिलियर, आप परिचित हैं, विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है इससे आप परिचित हैं, और अगर आप नहीं परिचित हैं तो उसके लिए हम आपके लिए बता रहे हैं, ठीक। इसको भी याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। अब देखो बेटा, इसमें ना ये आपको याद करने वाला हिस्सा है, कठिन नहीं है, याद हो जाएगा तो बस याद हो जाएगा, वैसे ही याद हो जाएगा जैसे कि आपको मेरा नाम याद हो गया है, जैसे कि मुझे आपका नाम याद हो गया है, ठीक है, ओके। क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, जो वातावरण में जो हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं उनको देख करके अच्छा ये ऐसा होता है, ठीक है, इस विधि से चल रहा है। चलो, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, है ना। तो जो इमेज बनती है वो किस प्रकार की होती है। अब आप इमेजिन करिएगा, जो सारी मैं बातें बताऊंगी, इमेजिन करिएगा आप अपने बाथरूम के शीशे के सामने खड़े हैं और आप अब कॉमन सेंस लगाना शुरू करिएगा, आपको वैसे ही रट जाएगा,
ठीक है। तो यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, ऑफ कोर्स फेमिलियर है, बचपन से हम शीशा देख रहे हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, अभी कह रहा है भाई उसकी प्रॉपर्टीज बताओ, उसके क्या गुण धर्म है, कैसे बनती है इमेज। तो कह रही भाई इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। अभी वर्चुअल रियल क्या होती है, इसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, वी डोंट हैव एनफ टाइम। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, मतलब वो सच नहीं है, आभासी है ना। फिर दूसरा पॉइंट इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधी, ठीक। वर्चुअल माने आभासी। वर्चुअल क्या चीज़ होती है, जैसे कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, अभी मैं रियल हूँ, ठीक, मोटा मोटा शब्द का अर्थ समझा रहे हैं, इसके संदर्भ में नहीं समझा रहे हैं, लेकिन आप मेरा वीडियो देखेंगे, इट विल बी वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब सीधी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं। अगर आपने कभी लाफिंग वो मिरर्स देखे हैं, लाफिंग क्या बोलते हैं, लाफिंग, तो उसमें वो ऐसे मिरर्स रहते हैं, आप एकदम से छोटे दिखने लगते हैं, कभी बड़े दिखने लगते हैं। लेकिन क्या आपके बाथरूम के मिरर में ऐसा होता है कि आप गोल हो गए, मोटे हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो इमेज कैसी है, सीधी इमेज है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अच्छा हाँ, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका चेहरा अगर इतना बड़ा है तो बाथरूम के मिरर में भी इतना ही बड़ा दिखेगा, ठीक है। ऑफ इक्वल साइज, इक्वल साइज किसका, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लें, ठीक। वर्चुअल, इरेक्ट, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज ऐसे याद कर लेंगे। हाँ ओके, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे मान लीजिए मैं खड़ी हूँ और मान लीजिए आप मेरे यहाँ पर आगे खड़े हैं और एक मिरर में हम देखेंगे, तो मिरर में आगे कौन दिखाई पड़ेगा, मैं दिखाई पड़ूंगी कि आप दिखाई पड़ेंगे, मैं आगे दिखाई पड़ने लगूंगी। सोच के देखिए, आप कल्पना करिए आप और अलवाज दोनों खड़े हैं, ठीक, ये आपका मिरर है ना। मान लो मिरर में यहाँ पर कहीं, तो यहाँ पर अलवाज खड़ा है और आप मान लीजिए कि आप थोड़ा लंबे हैं, तो यहाँ पर किसकी पहले इमेज बनेगी, अलवाज की बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना, ठीक। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो कह रहा है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर। उतनी ही दूरी पर बनती है। अगर ये x डिस्टेंस पे है तो ये x डिस्टेंस पे बनेगी, ये y डिस्टेंस पर है तो ये y डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। ये हम देखते ही हैं, है ना, जब अपना शीशा हम देख रहे हैं तो पीछे जो जो ऑब्जेक्ट होते हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है, उतनी दूरी पर। तो ये डायग्राम आप याद रख लेंगी और इसको बना लीजिएगा, मैंने मिटा दिया है। तो इक्वल इन साइज, फिर एट इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस, इसको भी, इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है। ओके, फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेकिन ये इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड माने उल्टी हो जाती है, ठीक है, हाँ हो जाती है। जो बायां है वो दाएं साइड दिखने लगता है और जो दायां है वो, हाँ ये बढ़िया, आपको ये पता है, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक, ये पता है तो इसमें डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। हाउ वुड द इमेज व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड, वी विल स्फेरिकल मिरर्स, ठीक। देखो स्फेरिकल मिरर्स माने एक स्फीयर होगा, है ना, इसमें से एक टुकड़े को काट लिया, ठीक। तो अब देखो स्फेयर है, इसमें दो घटनाएं घट सकती हैं। एक तो ये यहाँ अंदर पॉलिश कर दे, है ना, ये अंदर पॉलिश कर दिया जाए, और दूसरी घटना क्या हो सकती है, इसके बाहर पॉलिश कर दें। तो दो प्रकार के मिरर हो गए, ठीक है। एक में पॉलिश इनसाइड, है ना, और एक घटना हो सकती है पॉलिश्ड आउटसाइड। बस अब यही दो टाइप को पढ़ेंगे, इनके नाम दे दिए जाएंगे, ठीक। ये हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, आदमी करेगा पॉलिश तो कभी अंदर करेगा कभी बाहर करेगा और इस प्रकार से देखेगा। पढ़िए, जोर से पढ़िए। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ में आ गया, ठीक। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is, faces towards the center of the sphere, is हाँ. called concave mirror.
बस अब देखो समझ लो, जैसे कि हमने एक ऐसे स्फेयर था उसमें से एक हिस्सा काट लिया, तो इस प्रकार से ऐसे ये मुड़ा हुआ है, तो इसका ये किस तरफ देख रहा है, ये सेंटर की है ना, ये सेंटर की तरफ जा रहा है। लेकिन मान लो ये ऐसा होता तो ये किस तरफ जा रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ। ऐसा बताने की कोशिश करें। पढ़िए, फिर से पढ़िए इस लाइन को, और अब अपने आप से अपने दिमाग में चित्र बनाइएगा। समझ में आ गया। तो सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये इसमें इस जगह पे क्या है, पॉलिश है, यहाँ पर क्या है, पॉलिश है, ठीक। इस जगह पे क्या हो गई, पॉलिश। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ फेस कर रही है, इसको यहाँ से, हाँ अभी दिखने लग गया ना, ये ऐसा चमकना चाहिए, ये कठिन नहीं लगना चाहिए। अब इस वाले केस में क्या है, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो, हाँ यस, है ना। तो और ये किस तरफ ऐसे जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। फिर से पढ़िए इस बात को। ठीक, एंड अदरवाइज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो देख लीजिए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये अंदर वाली, ये जैसे शेड करके बना है ना, थोड़ा डल सा है। ये डल का मीनिंग क्या है, इसमें दिख रहा है ना, डल टाइप का जो बनाया है, ग्रे टाइप के जो ग्रे है, ग्रे का मतलब ये है यहाँ पर धुंधला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, धुंधला को क्या कहेंगे, ब्लर, ठीक। और यहाँ पर क्या, ये चमकदार है, एकदम काला, ऐसे अच्छी सा लाइन खींच दी है ना, तो ये सरफेस क्या हो गई, पॉलिश सरफेस हो गई। पॉलिश सरफेस को दिखाने का दूसरा तरीका क्या है, ये तरीका है, ठीक। और ये वाला क्या है, ब्लर है, ठीक। तो ये ब्लर और ये कैसी पॉलिश सरफेस, इसका क्या नाम दे दिया, कॉनकेव मिरर। मैं कैसे याद रखती हूँ बताऊँ आपको, इसमें क्या आ रहा है, केव मतलब गुफा के अंदर इन, ठीक, ऐसे मैंने याद कर लिया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे करके ब्लर बनाया, ये सब आप अपने कलाकारी कर सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसे बना के रखती थी, ठीक है। सो पॉलिश यहाँ पर इधर है, और ये क्या है, इसको क्या नाम दे रहे हैं, बोलो जल्दी से, कॉन्वेक्स। तो इनकेव आउटवेक्स, इनकेव आउटवेक्स, ऐसे करके याद रखना। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग गलत यस, तो ऐसे याद रखिएगा। और फिर क्या होता है कि पूरा इसका डायग्राम बना के चले, पूछा ये वाला गया था, ठीक है। चलो, तो अब मैं पढ़ती हूँ। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। कैसे हमने देखा कर्व्ड इनवर्ड्स, इसके जो दोनों एंड वाले पॉइंट्स हैं उनको मिलाती हुई एक रेखा खींची, किधर की तरफ भागी, सेंटर की तरफ भागी। सेंटर की तरफ भागी माने इन, अंदर की तरफ भागी, इन केव, ठीक। अब उल्टा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। That is faces towards the center of the sphere is called a concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards. ये भी समझ में आया कैसे खींचा, ठीक है। तो अगर ये बाहर की तरफ जा रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। द स्कीमैटिक रिप्रेजेंटेशन, आ गया भैया वर्ड्स। द स्कीमैटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब लाइन के द्वारा जो ऐसे दिखाया गया है, रफ तो नहीं कहेंगे, लाइन के द्वारा बनाया गया डायग्राम है ना, of these mirrors is shown in figure 10.1. We can see that. You may note in these diagrams that the back of the mirror is shaded. Back of the mirror है ना, क्योंकि ये मिरर है, इसमें हमको पूरा क्लियर देखना है इमेज, तो पीछे ये क्या है जो इसको ब्लर आपने बोला, ये ब्लर क्या है वर्ड, शेडेड, ठीक है, धुंधला है, इट इज शेडेड। तो धुंधला वाला जो, इट्स नॉट ब्लर। ब्लर में क्या होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है, ये ब्लर नहीं है ना, ये ब्लर वर्ड ठीक नहीं है ना। तो दिस इज शेडेड ही ठीक है, ठीक। तो शेडेड मतलब यहाँ पर कुछ भी इमेज नहीं बन रही, पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है ये। पॉलिश का जो पिछला वाला हिस्सा होता है, ठीक है। आपने कभी मिरर को देखा है पीछे से, रेड कलर की पॉलिश दिखती है या फिर ग्रे कलर की पॉलिश दिखती है, बस वही उसी को वो दिखा रहा है।
चलो, you may now understand that the surface of the spoon curved inwards can be approximated to a concave mirror, है ना। तो अगर हमने स्पून को ऐसे देख रहे हैं तो स्पून ये क्या समझ में आएगी, इट इज द कॉनकेव मिरर। क्लियर, ठीक है, ओके। एंड द सरफेस ऑफ द स्पून बल्ज आउटवर्ड्स, और अगर हम इधर से अपना चेहरा देख रहे हैं, इधर से आप देख रहे हैं, तो इधर वाला साइड ये किसके लिए, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्टिंग है ना, दोनों साइड, नई चम्मच में तो दोनों साइड है, तो इस वाले इधर वाला जो देख रहा है उसके लिए वो कैसा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स, इधर वाले के लिए कॉनकेव, ठीक, ओके। बल्ज मतलब उभरा हुआ, उभार होता ना, ये उभार हो गया चम्मच का, ठीक है। आउटवर्ड्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ कॉन्वेक्स मिरर। चलो आगे बढ़े। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर्स वी नीड टू रिकॉग्नाइज, हमको ये पहचानने की ज़रूरत है, एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। अब हम लोग को कुछ टर्म्स को समझने की भी ज़रूरत है, क्या है वो। दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर्स, ठीक। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल, ठीक है। तो इसको ना हम लिख लेते हैं, फिर बेटा इसको आगे समझाते हैं, क्योंकि अब इसके आगे से ना वो चालू हो जाएगा, क्या चालू हो जाएगा, मेन डायग्राम्स बनाना, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब आप लिख लीजिए, स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। याद रखने का तरीका, इन केव आउटवेक्स, लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, इन केव, केव के अंदर है ना, आउटवेक्स, इन केव आउटवेक्स। और मुझे तो मेरे डायग्राम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पॉलिश तो मेरे को याद रहता है, ठीक है। अभी मैं हमारी बुक में भी ऐसे डायग्राम बना होता था, अभी इसमें नहीं बना है, तो इसमें एकदम डार्क अच्छे से लाइन खींच के बता रहे हैं कि ये पॉलिश्ड है, शार्प तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। ये अपने आप में 1 या 2 नंबर का आ जाता है, व्हेन पेपर इज इजी। व्हाट, ड्रॉ द स्कीमैटिक डायग्राम ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा उसको बनाइए, लिखिए, व्हाट इज पी, व्हाट इज सी, व्हाट इज आर, व्हाट इज, है ना, ये क्या 90 डिग्री होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये चारों पॉइंट्स को डिफाइन कर लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस, चलिए, तो हम देखते हैं नेचर में हमने एक फिनोमिना को देखा, जैसे कि हमारे पास ये कौन सा मिरर है, वेरी गुड, ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सा पॉइंट होगा, और लगभग अंदाजे से ये क्या पॉइंट होगा, वेरी गुड, ठीक। तो ऐसा देखा गया कि जैसे मान लो यहाँ पर लाइट गई, ऐसा देखा गया है ना, कोई किसी वैज्ञानिक ने बनाया नहीं है, वो क्या हो गई ऐसे, फिर ये दूसरी एक पैरेलल रे गई, फिर वो ऐसे, फिर एक ऐसे गई, फिर ऐसे, ठीक, या यहाँ से गई तो ऐसे, यहाँ से गई तो ऐसे, ऐसी कोई घटना घट रही थी। और ऐसी घटना के कारण ही, अगर आपको पता हो, जो लेंस होता है ना, उससे अगर हम सन लाइट को फोकस करें तो पेपर जल जाता है, ये सुना है आपने, बहुत बढ़िया। तो सारी रेज मतलब कि कहाँ पर पॉइंट हो रही हैं, एक ही पॉइंट पे, यहाँ पर। तो बताओ, ये लाइट आई, कल हमने सीखा था, कल या परसों, सोलर कुकर में लाइट आई, इसी पॉइंट पे फोकस हो गई, तो लाइट के साथ और क्या आई, हीट आई, लाइट आई, हीट आई, लाइट आई, हीट आई, लाइट आई, हीट आई। अब ये बताओ, लाइट के साथ ये जो हीट आ रही है क्या करेगी, इसी पॉइंट पे टेम्परेचर को बढ़ाएगी कि घटाएगी, बस यही प्रिंसिपल है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पेपर का टेम्परेचर बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच गई। इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई चीज़ आग पकड़ लेती है, ठीक। तो ये वो पॉइंट है, ये वो बला है ना, ये फोकस पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, सारी रेस क्या हो रही है, इसी पॉइंट से बार बार पास हो रही है।
तो लाइट के साथ क्या मिल रही है, हीट मिलती है। इस फिनोमेना का इस्तेमाल करके, याद है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब वहाँ पर कुछ इसी प्रकार की चीज़ इस्तेमाल हो रही, लेकिन वहाँ पर ये स्फेरिकल मिरर नहीं है, सादा मिरर है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। चलो, तो ये समझ में आ गया, अभी लिखना नहीं है इस वाले पॉइंट को। तो ऐसा पॉइंट, इसको समझ लीजिएगा, अपने नोट्स में लिखिएगा लेकिन जरूर। तो ऐसा पॉइंट है ना, जब देखा गया तो कहाँ पाया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि ये P और C, PC इक्वल टू क्या था, R था, नहीं था? और ये P और C के ठीक बीचों बीच मिल रहा था हमेशा। तो इसका मतलब क्या हो गया, CF इज इक्वल टू FP, है ना। मतलब F इज द मिड पॉइंट ऑफ PC या रेडियस, ठीक। तो हम इसको कह सकते हैं CF या R इज इक्वल टू 2 टाइम्स CF या PF कह सकते हैं, बस दैट्स इट। ये सबसे कठिन पॉइंट था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो लेंस में क्या घटना घटती है, क्यों पेपर आग पकड़ लेता है, ये लाइट के साथ, लाइट की रेज तो आ रही है, लेकिन लाइट रेज आने से क्या, लाइट के साथ साथ क्या आ रहा है, हीट आ रही है। हीट आने के कारण क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होते होते कहाँ तक पहुँच जाता है, पेपर के इग्निशन, इग्निशन मतलब चालू होना, जल जाना, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ यस। तो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच गया तो वो वस्तु जल जाती है, क्लियर। वो किस जगह पे घटता है, वो पॉइंट कौन सा है, व्हेन द रेज आर फोकस्ड एट फोकस, दैट्स इट। लिख लीजिए, इस पूरी चीज़ को लिख लीजिए।